शिक्षण कौशल क्या है? विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल को हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रभावशाली शिक्षण के विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान तथा उसकी पहचान करना एक कुशल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षण कौशल के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला है, शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। BK पासी एवं ललिता के अनुसार शिक्षण कौशल का अनुदेशन प्रक्रिया है जो अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण कर्म की विभिन्न क्रियाओं को संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतर क्रियाओं में लगातार उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल जो कि इस प्रकार से हैं। इसके पहले हम देख सकते हैं शिक्षण कौशल जो प्रभावशाली शिक्षण के विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान एवं उसकी पहचान करना कुशल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से शिक्षण कौशल को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो आप लोग देखें शिक्षण जो BK पासी के ललिता के अनुसार शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहार के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान के इरादे से करती है। तो और देखेंगे तो विन्यास से प्रेरणा का प्रस्तावना से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से हैं जो उद्देश्य कथन के लिए पाठ के लिए छात्रों की आवश्यक मानसिक तैयारी हेतु तत्पर कार्य करता है। इस क्रियाओं के छात्रों की समुचित सहयोग भी हो सकता है। यह कौशल पाठ प्रकृति के आधारित होता है। शिक्षण कौशल जो है इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। गेज के अनुसार जो है शिक्षण कौशल एक विशिष्ट अनुदेशन कार्य का प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। यह शिक्षण अनेक स्तरों से संबंधित होता है जिससे कि अध्यापक अपनी कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। पासी के अनुसार शिक्षण कौशल एक प्रकार का शिक्षण संबंधी कार्यों के लिए समूह अथवा अध्यापक के अनेक व्यवहारों के संपादन के लिए संबंधित जो कक्षा के छात्रों के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से किया जाता है। पहला है, यह व्यवहार की इकाई का संबंधित है। यह कौशल शिक्षण के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की सहायता मिलती है। यह शिक्षण की क्रियाओं के शिक्षण के व्यवहार से संबंधित है। तो इस प्रकार से बहुत से वर्गों में इसे बांटा गया है। 2 प्रत्युत्तर कौशल और मूल कौशल। प्रत्युत्तर कौशल जो है जो इस प्रकार के कौशल की आवश्यकताओं आकांक्षाओं से आधारित है। मूल कौशल ये कक्षाएं प्रस्तुतिकरण से भाग लेने के लिए शिक्षक सूचनाएं अनुदेशन पर आधारित है। तो हम देख सकते हैं शिक्षण कौशल के 2 और वर्गीकृत है, समग्र एकाग्री विधि और आंशिक एकाग्री विधि। तो हम देखते हैं प्रश्न कौशल जो शिक्षण के दौरान शिक्षण प्रश्नों के क्रमगत तथा आसान बनाकर पूछता है। छात्रों को उतना ही सकारात्मक अनुक्रिया की संभावना रहती है जिसमें छात्रों के इस प्रश्न करते हैं। छात्र कक्षा के स्तर के मानसिक को अध्ययन में रखा जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न कक्षा शिक्षण में जब छात्र शिक्षक के प्रश्न को उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो उस समय शिक्षक ऐसे प्रश्न करता है जिसके माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर देने के हेतु छात्रों की सहायता मिलती है। इस प्रश्नों के आधार पर छात्र पूर्ण प्रश्नों को उत्तर खोज सकता है। व्याख्यान कौशल सामान्यतः कौशल उपयोग उच्च शिक्षा स्तर पर किया जाता है, लेकिन शिक्षण के दौरान विषय वस्तु प्रभावशाली बनाने हेतु उसकी आवश्यकता प्रस्तुतिकरण के दौरान पड़ती है। इसके शिक्षक समुचित रूप से अन्य प्रविधियों की युक्तियों का प्रयोग करता है तथा आवश्यकताओं पड़ने पर सहायक सामग्री भी प्रयोग करता है। श्यामपट्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशाली बनाने में यह बहुत ही उपयोगी होता है। शिक्षक परिकरण प्रस्तावना मूल्यांकन तथा शिक्षण कक्षा के समय प्रयोग करता है। आवश्यकता अनुसार सुलेखन लिखना, आकृति बनाना, समस्या को हल करना इत्यादि शिक्षक श्यामपट्ट पर करता है। पुनर्वलन कौशल इस कौशल का प्रयोग शिक्षक छात्रों की प्रत्येक अनुक्रिया पर करता है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हेतु उसका प्रयोग आवश्यक होता है। इस तरह से इसके द्वारा छात्रों के व्यवहारों की प्रशंसा की जाती है। व्याख्या कौशल शिक्षक प्रस्तुतिकरण के समय कथनों का भी प्रयोग करता है। व्याख्या करने के छात्रों की बोधगम्यता तथा तिथियों के जानने संबंधी ज्ञान की वृद्धि होती है। तो शिक्षण बिंदु विषय वस्तु से संबंधित है। प्रदर्शन कौशल और उदाहरण सहित व्याख्या, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और छात्रों की सहभागिता कौशल। इस कौशल के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं: प्रोत्साहन, प्रश्न पूछना, छात्र व्यवहार की स्वीकार करना, शिक्षण
रिक्त स्थानों की छोड़ना और जिन्हें छात्र स्वयं पूरा कर सके, इन तत्वों की शिक्षण सहभागिता वृद्धि होती है। समीपता कौशल, तो इसी प्रकार से देख सकते हैं मौन एवं शाब्दिक अंतःक्रियाएँ। इस कक्षा के शिक्षकों की शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रियाएँ जैसे कुछ हाव भाव का प्रयोग, संकेत इत्यादि का, जो छात्र को पाठ में रुचि बनाए रखने की सहायता करते हैं। गति कौशल, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। इस कौशल में सहायक सामग्री का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अगर पाठ को रुचिकर बनाना है तो कौशल का उपयोग आवश्यक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्यामपट्ट की आवश्यक शिक्षाओं की क्या उपयोगिता है, समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्यामपट्ट का शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्यामपट्ट एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षक की कक्षाओं के अध्यापन के लिए प्रशिक्षण सरलता से प्राप्त रहता है। यह चौक से लिखे जाने के लिए लकड़ी का एक काला तख्ता ही नहीं बल्कि पाठ्य को रोचक, आकर्षक, बोधगम्य बनाकर सफल बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। श्यामपट्ट के विषय की कनेडी ने लिखा है, श्यामपट्ट चौक का प्रयोग किया जाने के लिए केवल काली सतह की नहीं बल्कि पाठ का विकास करने के लिए एक सक्रिय साधन है। श्यामपट्ट की उपयोगिता महत्व। श्यामपट्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में यह अपेक्षित विद्यालय उपकरण विद्यालय भवनों का निर्माण करते समय कक्षाओं में श्यामपट्ट के लिए पर्याप्त स्थानों रखने के लिए और ध्यान नहीं देने से विद्यालयों में श्यामपट्ट ना तो उपयुक्त स्थान पर रखे जाते हैं और ना ही इसकी हालत ठीक रहती है। शिक्षा आयोग ने भारत के श्यामपट्ट की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हमारे अधिकांश विद्यालयों में विशेषकर प्राथमिक स्तर के पर आज भी एक अच्छे श्यामपट्ट, एक छोटे पुस्तकालय, तो अवश्य नक्शे और चार्ट, साधारण वैज्ञानिक उपकरण एवं आवश्यक प्रदर्शन जैसी सामग्रियों का बुनियादी साज सामान और शिक्षण संसाधनों का अभाव ही है। शिक्षण की गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए प्रत्येक विद्यालयों को इस बुनियादी साज सामान और शिक्षण संसाधनों का अत्यंत होना आवश्यक है। श्यामपट्ट के उपयोग। श्यामपट्ट सामाजिक अध्ययन के शिक्षण। श्यामपट्ट के उपयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान है। श्यामपट्ट का उपयोग किसी नाम, शब्द या संबंधों को स्पष्ट बनाने के महत्व प्रदान करने से हेतु कार्य किया जाता है। सारांश देने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु को क्रम को स्पष्ट करने के लिए, नियम, परिभाषा आदि लिखने के लिए, मुख्य निर्देशन देने के लिए, तिथि की जानकारी देने, सूचना इत्यादि लिखने की आदि का प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट के उपयोग के संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को श्यामपट्ट प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का कार्य प्रारंभ होने से पहले श्यामपट्ट के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर लेनी चाहिए, जैसे सफाई का सामान, झाड़न, चौक या खाड़ी या पटरी, स्टेनसिल तथा अन्य सहायक सामग्री। श्यामपट्ट के ऊपर के बाएं कोने में लिखना प्रारंभ करें। श्यामपट्ट में केवल महत्वपूर्ण बातें लिखना चाहिए। पहले से ही इस बात को निर्णय कर लेना चाहिए श्यामपट्ट पर क्या लिखना। कभी भी कोई नक्शा श्यामपट्ट पर पहले से बनाकर नहीं रखना चाहिए। श्यामपट्ट बच्चों की दृष्टि से उच्च स्तर से ऊंचा होना चाहिए। सामने वाले को डेस्क से पहली लाइन श्यामपट्ट के कम से कम 8 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं श्यामपट्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामपट्ट के लिखे हुए शब्दों का आकार ऐसा होना चाहिए जो समस्त छात्रों को आसानी से देख सकें। श्यामपट्ट शिक्षक जो कुछ लिखे उनको अपने मुख के साथ बोलता जाए। श्यामपट्ट का महत्व। श्यामपट्ट या चौक बोर्ड कोई आकर्षक वस्तु नहीं बल्कि यह एक आकर्षणीय काले रंग की वस्तु है, जो लेकिन जब इसकी अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है तब वह बहुत ही प्रेरणादायक बन जाता है। स्वच्छता, शुद्धता, तीव्रता के मानक स्थापित करने के लिए इसकी अधिक महत्व है। वर्तनी के समझने के लिए श्यामपट्ट छात्रों की सहायता करता है। किसी भी पाठ को पढ़ाते समय बनाया गया निर्देशन ध्यानपूर्वक होना चाहिए, आकर्षित कर लेता है। श्यामपट्ट लिखकर लेखांकित रेखाचित्र बनाकर शिक्षक की आसानी से छात्रों की किसी बात को समझा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी भी फिल्म, रेडियो प्रसारण जैसे संसाधन के प्रयोग में भी श्यामपट्ट एक अनिवार्य महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार से श्यामपट्ट हमारे जीवन के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और शिक्षण साधन है। पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं? इसे क्या प्रोफेसर हल ने सीखने का एक औपचारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसमें से एक स्वयं सिद्धियां का प्रमेय है जो प्रोफेसर हल के सिद्धांतों के प्रभावशाली प्रतिपादकों में से है। उन्होंने प्रेरणादायक चरों का मापन ही नहीं किया अपितु प्रेरणा संबंधी अध्ययनों की मात्रात्मक रूप से भी दिया है। हल के सिद्धांत में 17 स्वयं सिद्धियों के नाम से जाना जाता है, जो कि हल द्वारा प्रतिपादित सभी स्वयं सिद्धियों का परिकेंद्र संप्रत्यय पुनर्बलन है। इस सिद्धांत के इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। हल ने इसका प्रयोग चूहों पर किया था। हल के अनुसार जीव की अनुक्रिया भविष्यवाणी
जा सकती है जबकि संबंधित चरों का ज्ञान हो जाए। उसने जीव की अनुक्रिया की भविष्यवाणी के लिए संबंधित चरों के संकेतों के रूप में संपूर्ण प्रक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। प्रोफेसर हल के अनुसार प्रेरणा के अभाव में जीव कोई भी कार्य नहीं करता। प्रेरणा जीव के प्रतिक्रियाओं की शक्ति प्रदान करती है, अतः उचित प्रतिक्रिया के लिए प्रेरणा का होना नितांत आवश्यक है। जब सही प्रतिक्रियाओं के लिए पुनर्बलन अथवा पुरस्कार दिया जाता है तब सही अनुक्रिया को जीव आवृत्ति करता है। पुनर्बलन के अभाव में जीव अनुक्रिया शक्तिहीन हो जाता है। हल के अभ्यास के महत्व दिया है, जिसके अनुसार अभ्यास से आवृत्ति के साथ पुनर्बलन आवश्यक है। अभ्यास की पुनरावृत्ति उत्तेजना अनुक्रिया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से स्पेंसन, गुधेरी तथा स्किनर आदि व्यवहारवादियों की तरह से व्यवहार स्वीकार करते हैं। सीखना उत्तेजना अनुक्रिया के बीच साहचर्य का स्थापित होना। सीखना एक अर्जित प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पुनर्बलन जो शिक्षण पुनर्बलन का प्रयोग करें तो बालक की अनुक्रियाओं की शक्तिहीन हो जाएगी। इसके लिए सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी, बच्चे तो उत्साहित होंगे। तो हम देखते हैं उद्दीपन परिवर्तन। वर्नाड के अनुसार संबंध प्रतिक्रिया उत्तेजना पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार के स्वचलन है। जिसे उत्तेजना प्रथम किसी प्रतिक्रिया के साथ होती है अतः किसी स्वयं उत्तेजना बन जाती है। इस प्रकार से सीखना निर्भर करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने की कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसके समक्ष एक विषय स्थिति होती है। इस स्थिति को उसे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार 3 नियम दिए गए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जब बालक कोई कार्य सीखता है तो उसके प्रति उसके अनेक प्रतिक्रिया होती है। वह अनेक प्रकार की विधि अनुप्रयोग करके नवीन कार्यों को सीखने का प्रयास करता है। तो देख सकते हैं प्रेरणा के 4 स्रोत माने गए: आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। उद्दीपक वस्तुएं वे हैं जिनके द्वारा चालकों की संतुष्टि होती है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया उद्दीपन परिवर्तन भी आवश्यक है। तो देख सकते हैं 20 से 25 से अधिक और 40 से 50 विद्यार्थियों को कक्षा होनी चाहिए। श्यामपट लटकाए जाने वाले चार्ट, नक्शे, तस्वीर आदि सुनिश्चित होना चाहिए। दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर आदि रखने की प्रदर्शित करने अवस्था होनी चाहिए। दीवार अलमारी होना चाहिए जैसे कि आवश्यक पुस्तकीय सामग्री रखी जाए। तो इस प्रकार से अच्छी सुसंगठित कक्षा में सभी छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन के रचनात्मक कार्य, सामूहिक खेलकूद, सामाजिक कार्यक्रम आदि का परस्पर मिलजुल कर भाग लेने वे अपनी कक्षा के गौरव भाव से प्रेरित होकर ऐसे सभी कार्य करते हैं जो सम्मान में रक्षा हो करके। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वाचन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को अवरोही क्रम में। प्रत्येक छात्र शिक्षक के बहुइंद्रियों अनुदेशन क्रिया क्या है? ज्ञानात्मक पियाजे का ज्ञानात्मक विकास जो इस प्रकार से है। बालकों की संज्ञात्मक विकास, पियाजे के बच्चों की गतिविधियों जो कि इस प्रकार से है। मानसिक गतिविधियाँ से लेकर संज्ञात्मक विचार का काल, अवधारणात्मक विकास, रेखा अनुदेशन। तो सारे क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। और इस प्रकार से शिक्षण प्रतिमानों के वर्णन करें तथा क्वेश्चन है सामाजिक शिक्षण प्रतिमानों के अभिप्राय क्या है? सीखने की परिवर्तन पिछा शिक्षण प्रतिमान क्या है? और इस प्रकार से देख सकते हैं शिक्षण की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्णन करें। और बहुत सारे विद्यार्थी की योग्यता और विद्यार्थियों की रुचि, अभिवृत्ति, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार से देख सकते हैं शिक्षार्थियों का उद्देश्य, प्रकृति। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण के अभिप्राय शिक्षण की संपूर्ण उस प्रक्रिया से जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान, बोध, समझ विकसित करने के लिए किए जाते हैं। अतः ज्ञान का ज्ञानात्मक संरचना शिक्षण के स्रोत की महत्वपूर्ण संरचना है। एक सबल संप्रेषण से यह आशा की जाती है कि इसे संदेश भेजने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही एक दूसरे के समझ सके। संप्रेषण की परिभाषा पॉलीलिंगस के शब्दों में संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोगों की विचार, स्थितियों, भावनाओं, प्रभावों आदि
इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार संप्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश या अर्थ उद्देश्य का उपयोग कर भलीभांति समझ सके। कच के अनुसार किसी भी वस्तु के विषय की समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्यों के संप्रेषण के महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है, फिर भी उचित प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके संप्रेषण की विशेषताएं उद्देश्यपूर्ण। यह एक अच्छे संप्रेषण की सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें शिक्षण की उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। विषय की क्रमबद्धता। विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए, उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, अन्यथा छात्र भ्रम में पड़ सकते हैं। सुनियोजित संप्रेषण सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसके लिए घर से ही पाठ योजना बनाकर लानी चाहिए। उसी पूर्ण रूप शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। सक्रिय अध्यापन क्रिया। कक्षा के उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए। छात्रों के शिक्षकों दोनों के सक्रिय होना चाहिए, अन्यथा संप्रेषण व्यर्थ है। पाठ की तैयारी। सहायक सामग्री समुचित प्रयोग, स्वतंत्र वातावरण, आत्मविश्वास की जागृति और अध्यापन की उपचारात्मक पूर्ण करना, पूर्ण ज्ञान का संबंधित। पाठ को पढ़ाने के लिए पूर्व शिक्षक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि छात्र विषय से पूर्व की जानकारी परिचित है या नहीं, अन्यथा संप्रेषण दोषपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम संप्रेषण के बारे में। शिक्षण के सहायक प्रभावशाली संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। क्या संप्रेषण का अर्थ सामान्य अर्थ आम बात करना या संचार करना। संप्रेषण की क्रिया प्रतिक्रिया के विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण संप्रेषण के बिना नहीं हो सकता। कक्षा से संप्रेषण या शिक्षा के व्यक्तिगत शिक्षण के सामूहिक संप्रेषण बहुत उपयोगी रहा, इसलिए कक्षा शिक्षण के उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है? व्यक्तिगत संप्रेषण जी मेलवेन के शब्दों में विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को उसके अध्यापन की सहायता, आदेश निर्देशन प्रदान करने के लिए प्रत्येक बालकों की पृथक साक्षात्कार करना। संप्रेषण से विशेषताएं। एक विधि में बालक को ज्ञान अर्जित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस विधि के शिक्षक बालक के व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। इस विधि के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है। तो होता है इस प्रकार से देख सकते हैं संप्रेषण के विशेषताएं, जो इस प्रकार से रायवर्न के शब्दों में, यह विधि छात्रों की सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता है एवं यह विधि सरल, सस्ती और व्यावहारिक है। और देख सकते हैं इस विधि का बालकों के नेतृत्व गुणों का विकास होती है। अतः इस प्रकार से हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।